ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर। तो हमारे पास दो चीज है, एक तो एक विमीय और एक है द्विविमीय। हमारे पास दो चीज आती है, एक तो आती है एक विमीय आती है और एक कौन सी आती है, द्विविमीय आती है। एक विमीय का मतलब होता है वन डायमेंशन, एक विमीय का मतलब होता है वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है? वन डायमेंशन का मतलब होता है यदि कोई कण एक दिशा में क्या करे, गति करे। यदि कोई कण एक दिशा में क्या करे, गति करे, गति करे, क्या कहलाता है? एक विमीय कहलाता है। क्या कहलाता है? एक विमीय कहलाता है। और द्विविमीय का मतलब होता है टू डायमेंशन। द्विविमीय का मतलब होता है टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब होता है यदि कोई कण दो दिशाओं में क्या करे, गति करे। यदि कोई कण दो दिशाओं में गति करे, क्या कहलाता है? द्विविमीय कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विविमीय कहलाता है। हमारे पास दो चीज है, एक तो एक विमीय है और एक है द्विविमीय। एक विमीय का मतलब होता है वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब होता है यदि कोई कण क्या करे, एक दिशा में गति करे, क्या कहलाता है? एक विमीय कहलाता है। और द्विविमीय का मतलब होता है टू डायमेंशन। यदि कोई कण क्या करे, दो दिशाओं में क्या करे, गति करे, क्या कहलाएगा? द्विविमीय कहलाएगा। टॉपिक क्या चल रहा है? द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर चल रही है। क्या चल रही है? द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर चल रही है। मान लेते हैं हमारे पास कोई कण है, वो क्या कर रहा है, दो दिशाओं में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। हमारे पास कोई कण है, वो कण कितनी दिशाओं में गति कर रहा है? दो दिशाओं में गति कर रहा है। एक्स और वाई दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये हमने मान लिया। ये तो कौन सी एक्स है, एक्स है, और ये कौन सी एक्स है, वाई है। इन दोनों दिशाओं में क्या कर रहा है, कोई कण गति कर रहा है। मान लेते हैं ये कण है, वो इस प्रकार से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये कण क्या कर रहा है, इस प्रकार से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो समय के सापेक्ष क्या कर रहा है, अपना स्थान क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तो यहां ध्यान से देखना, जो ये कण है वो गति करता हुआ कौन सी दिशा में जा रहा है, एक्स दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है, एक्स दिशा में जा रहा है। एक्स दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और वाई दिशा में भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। वाई दिशा में भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इस प्रकार से इसकी जो कण की गति है वो कौन सी गति होगी, इस कण की जो गति है वो कौन सी गति होगी, द्विविमीय होगी। कौन सी गति होगी, द्विविमीय गति होगी। टक्कर के बाद यदि दो कणों के मध्य हम क्या करें, टक्कर करें, तो टक्कर के बाद दोनों कण क्या करें, द्विविमीय गति करें। कौन सी गति करें, द्विविमीय गति करें। कौन सी टक्कर कहलाती है, द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो हमारे पास दो कण है, एक तो m1 द्रव्यमान का कण है और एक क्या है, m2 द्रव्यमान का कण है। हमारे पास दो कण है, एक तो क्या है, m1 द्रव्यमान का कण है और एक क्या है, m2 द्रव्यमान का कण है। हमारे पास दो कण है, एक तो m1 द्रव्यमान का कण है और एक है m2 द्रव्यमान का कण है। जो m1 द्रव्यमान का कण है वो किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में, और इसका जो वेग कितना होगा, u1 होगा। m1 द्रव्यमान का कण का वेग कितना है, u1 वेक्टर, कितना है, u1 वेक्टर। और m2 द्रव्यमान का जो कण है वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में। m2 द्रव्यमान का जो कण है वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में। आप सभी को अच्छी तरह से अनुभव है, अगर कोई कण विराम अवस्था में तो उसका वेग कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। अब हम क्या करा रहे हैं, टक्कर करा रहे हैं दोनों कणों के मध्य की। दोनों कणों की मध्य की टक्कर करा रहे हैं। तो टक्कर से पहले जो कण है, m1 द्रव्यमान का जो कण है वो किस दिशा में गति कर रहा है, केवल एक ही दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। टक्कर के बाद m1 द्रव्यमान का कण क्या कर रहा है, इस दिशा में क्या करने लग गया, गति करने लगा।
किस वेग से करने लग गया, v1 वेक्टर से। किस वेग से गति कर रहा है, v1 वेक्टर से गति कर रहा है। और m2 जो द्रव्यमान का कण है वो इस दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। किस वेग से कर रहा है, v2 वेक्टर से। किस वेग से कर रहा है, v2 वेक्टर से कर रहा है। और x के साथ क्या बना रहा है, m1 द्रव्यमान का कण क्या करा रहा है, x के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और m2 द्रव्यमान का कण क्या बना रहा है, x के साथ थीटा 2 एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2 एंगल बना रहा है। हमारे पास दो कण है, एक तो m1 द्रव्यमान का कण है और एक है m2 द्रव्यमान का कण है। जो m1 द्रव्यमान का कण है वो किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में, उसका वेग कितना माना, u1 वेक्टर माना। कितना माना, u1 वेक्टर। और दूसरा जो कण है m2 द्रव्यमान का कण है वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में। आप सभी को अच्छी तरह से अनुभव है कि यदि कोई कण विराम अवस्था में है तो उसका वेग कितना होता है, 0 होता है। तो u2 वेक्टर कितना लिखा, 0 लिखा। टक्कर के बाद दोनों कण कौन सी गति करेंगे, द्विवेग में गति करेंगे। कौन सी गति करेंगे, द्विवेग में गति करेंगे। तो ये तो कौन सी x हो गई, x हो गई, और ये कौन सी x हो गई, y हो गई। कौन सी x हो गई, y हो गई, और ये y। तो हमारे पास दो शब्द आते हैं प्रत्यास्थ टक्कर में। कितने शब्द आते हैं, दो शब्द आते हैं। एक तो आता है संवेग, ध्यान से देखना, प्रत्यास्थ टक्कर में दो शब्द आते हैं। एक तो क्या आता है, संवेग आता है, और एक क्या आती है, गतिज ऊर्जा। क्या आती है, गतिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ टक्कर में दो शब्द आता है, एक तो क्या आता है, संवेग आता है, और एक क्या आती है, गतिज ऊर्जा आती है। क्या आती है, गतिज ऊर्जा। संवेग का मतलब, सह का मतलब होता है सहती। सह का मतलब क्या होता है, सहती। सहती का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। और वेग को हम किससे व्यक्त करते हैं, v से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब द्रव्यमान और वेग का क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा। तो यहाँ पर जो संवेग है वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि। सदिश का मतलब ये क्या कर रहा है, संवेग दिशा पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, दिशा पर निर्भर कर रहा है। और गतिज ऊर्जा कौन सी राशि है, अदिश राशि। कौन सी राशि है, अदिश राशि। जो अदिश राशि है वो दिशा पर निर्भर नहीं करता है। अदिश राशि दिशा पर निर्भर नहीं करता है। अदिश राशि क्या नहीं करती, दिशा पर निर्भर नहीं करती। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, जो वेग है, v1 वेक्टर है, इसका हमको क्या निकालने पड़ेंगे, घटक निकालने पड़ेंगे। घटक का मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, x दिशा में अलग वेग निकालना पड़ेगा, और y दिशा में क्या निकालने पड़ेंगे, अलग वेग निकालने। अलग क्यों वेग निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जो संवेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है, दिशा पर निर्भर कर रहा है। दिशा पर निर्भर कर रहा है तो हमको क्या निकालना पड़ेंगे, वेग के परिणाम को घटकों के रूप में निकालने पड़ेंगे। मतलब घटकों के रूप का मतलब ये हुआ, हमको x दिशा में अलग से वेग निकालना पड़ेगा, और y दिशा में क्या निकालना पड़ेगा, अलग से वेग निकालना पड़ेगा। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम घटक किस प्रकार से निकालते हैं, x दिशा में और y दिशा में। मान लेते हैं हमारे पास दो घटक है। दो घटक होता है, एक तो कौन सा घटक होता है, क्षैतिज घटक होता है। कौन सा घटक होता है, क्षैतिज घटक होता है। कौन सा घटक होता है, क्षैतिज घटक होता है। क्षैतिज घटक। और एक कौन सा घटक होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है। कौन सा घटक होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है। एक तो क्षैतिज घटक होता है और एक कौन सा घटक होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है। ये क्या वेग का परिणाम है, जो कितना है, v1 है। कितना है, v1 है। और कितना कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे थीटा 1 एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा 1 एंगल बना रहा है। अब ध्यान से देखना, हमको क्या बताना है, इस वेग का परिणाम, इस वेग का जो परिमाण है वो x दिशा में बताना है और y दिशा में हमको बताना है। तो ध्यान से देखना, थीटा के पास वाला घटक, थीटा के पास वाला घटक, थीटा के पास वाला घटक, थीटा के पास वाला घटक क्या होता है, कोस होता है। कौन सा होता है, कोस होता है। और थीटा के दूर वाला घटक, थीटा के दूर वाला घटक कौन सा होता है, थीटा के दूर वाला घटक कौन सा होता है, साइन होता है। कौन सा होता है, साइन होता है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास दो घटक, एक तो क्षैतिज घटक है और एक क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है। क्षैतिज घटक, ध्यान से देखना, थीटा के पास वाला घटक कौन सा है, क्षैतिज घटक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोस लिखेंगे। कोस
थीटा कितना लिखेंगे, थीटा 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, थीटा। किसका परिमाण निकाल रहे हैं, वेग का, तो v1 हो जाएगा। और थीटा के दूर वाला घटक कौन सा है, ऊर्ध्वाधर घटक है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। थीटा कितना लिखेंगे, थीटा 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, थीटा 1 लिखेंगे। और किसका परिमाण घटक निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, वेग का निकाल रहे हैं, तो वेग का परिमाण कितना होगा, v1 होगा। कितना होगा, v1 होगा। तो इसी प्रकार से ध्यान से देखना, अहमद दरिमान का कण टक्कर के बाद अहमद दरिमान का कण f दिशा में कितना होगा, f दिशा में कितना होगा, थीटा के पास वाला घटक को हम कौन सा लेते हैं, cos लेते हैं। थीटा का मान कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो cos 1 और वेग का परिणाम कितना लेते हैं, कितना है, v1 है। और दूर वाला घटक साइन लेते हैं। कौन सा लेते हैं, साइन। थीटा का मान कितना है, थीटा 1 है। और वेग का परिणाम कितना होता है, v1 होता है। कितना होता है, v1 होता है। ये तो कौन से कण की बात हो गई, अहमद दरिमान के कण की बात हो गई। कौन से कण की बात हो गई, अहमद दरिमान के कण की बात हो गई। लेकिन हमारे पास m2 दरिमान भी कण है। इसका अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, f दिशा में बात करूं, f दिशा में वेग की बात करूं, टक्कर के बाद m2 दरिमान के कण की f दिशा में वेग कितना होगा, मतलब द्वितीय कण का वेग कितना होगा, f दिशा में। तो थीटा के पास वाले घटक को हम क्या लेते हैं, cos लेते हैं। थीटा का मान कितना है, थीटा 2 है। वेग का परिणाम कितना है, v2 है। कितना है, v2 है। कितना है, v2 है। और दूर वाले घटक को हम क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। कौन सा लेते हैं, साइन दिया। थीटा का मान कितना है, थीटा 2 है। वेग का परिणाम कितना है, v2 है। कितना है, v2 है। ये क्या हो गया, घटक के रूप में आ गया। हमारे पास क्या आ गया, टक्कर के बाद, ध्यान से देखना, टक्कर के बाद अहमद दरिमान का f दिशा में और y दिशा में क्या आ गए, वेग आ गए। टक्कर के बाद अहमद दरिमान कण के और m2 दरिमान के कण के क्या आ गए, वेग आ गए। x दिशा में अलग से आ गया और y दिशा में क्या आ गया, अलग आ गया। ये आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद आपको क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। डायग्राम के बाद आपको क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। ये कौन से निर्देश तंत्र में, ये कौन से निर्देश तंत्र में, सामान्य निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में, सामान्य निर्देश तंत्र में अनिर्देश तंत्र बोलते हैं, जिसको प्रयोगशाला निर्देश तंत्र बोलते हैं। सामान्य निर्देश तंत्र को क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र बोलते हैं। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र को अनिर्देश तंत्र से भी लिख सकते हैं। तो अनिर्देश तंत्र, एन का मतलब प्रयोगशाला। अब आपको क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। ध्यान से देखना, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, कौन से निर्देश तंत्र में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले, टक्कर से पहले कणों का वेग, कणों का वेग कितना है, u1 तथा u2 वेक्टर है। कितना है, u1 तथा u2 वेक्टर है। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले कणों का वेग क्या है, u1 वेक्टर तथा u2 वेक्टर है। कितना है, v1 वेक्टर तथा u2 वेक्टर। टक्कर के बाद, टक्कर के बाद, टक्कर के बाद प्रथम कण का, प्रथम कण का, प्रथम कण का कौन सी दिशा में, f दिशा में, प्रथम कण का f दिशा में वेग, f दिशा में कितना है, v1 cos थीटा 1 तथा 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 y दिशा में कितना है, y दिशा में वेग तथा y दिशा में वेग। कितना है y दिशा वेग, v1 sin थीटा 1 है। कितना है, v1 sin थीटा 1 है। द्वितीय कण का वेग, द्वितीय कण का f दिशा में वेग, कौन सी दिशा में, f दिशा में, f दिशा में कितना है, v2
कॉस थीटा टू तथा 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 y दिशा में वेग कितना है, द्वितीय कण का y दिशा में कितना है, v2 साइन थीटा टू है, v2 साइन थीटा टू है, कितना है, v2 साइन थीटा टू। ये आपको क्या लिखना है, थ्योरी का पार्ट लिखना है। ये आपको क्या लिखना है, थ्योरी में लिखना है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, गणितीय विश्लेषण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गणितीय विश्लेषण हम क्या निकालेंगे, चरों के मान निकालेंगे। टक्कर के बाद चरों के मान निकालेंगे। जो गणितीय विश्लेषण है उसे हम क्या निकालेंगे, टक्कर के बाद चरों के मान निकालेंगे। तो हमारे पास कितने चर आ रहे हैं, ध्यान से देखना, हमारे पास कितने चर आ रहे हैं टक्कर के बाद। टक्कर के बाद हमारे पास कितने चर आ रहे हैं, टक्कर के बाद हमारे पास कितने चर आ रहे हैं, 4 चर आ रहे हैं। कितने चर आ रहे हैं, 4 चर आ रहे हैं। टक्कर के बाद हमारे पास कितने चर आ रहे हैं, 4 चर आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो v1 आ रहा है, एक क्या आ रहा है, v2 आ रहा है। कौन कौन से चर आ रहे हैं, एक तो v1 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, v2 आ रहा है। और क्या आ रहा है, θ1 और क्या आ रहा है, θ2 आ रहा है। हमारे पास 4 चर है। टक्कर के बाद हमारे पास कितने चर है, 4 चर है। इन चारों चरों को हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो गणितीय विश्लेषण में हम क्या निकालेंगे, इन चरों के मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, v1 v2 θ1 और θ2, इनके क्या निकालेंगे, चरों के मान निकालेंगे। तो अगली इसमें हेडिंग लगाओ, गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण में प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, टक्कर से पहले कुल समय और टक्कर के बाद के कुल समय क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, टक्कर से पहले कुल समय और टक्कर के बाद का कुल समय क्या होता है, बराबर होता है। तथा गतिज ऊर्जा, टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है, मतलब नियत होती है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट लगाना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट ए लगा के लिखना है, ए आपको लगा के लिखना है संवेग संरक्षण नियम से। संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से आपको टॉपिक लगा के फर्स्ट पॉइंट लगा के लिखना है संवेग संरक्षण नियम से। तो क्या कहता है संवेग संरक्षण नियम, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले कुल समय, टक्कर से पहले कुल समय किसके बराबर होता है, टक्कर के बाद के कुल समय के क्या होता है, बराबर होता है। टक्कर के बाद के कुल समय के क्या होता है, बराबर होता है। तो फर्स्ट आपको लगाना है एक्स दिशा में। कौन सी दिशा में निकालेंगे, एक्स दिशा में। कौन सी दिशा में, कौन सी दिशा में बात करेंगे, एक्स दिशा में बात करेंगे। तो एक्स दिशा में टक्कर से पहले समय, टक्कर से पहले समय क्या है, v1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर बराबर टक्कर के बाद प्रथम कण का, टक्कर के बाद कुल समय कौन सी दिशा में, टक्कर के बाद कुल समय कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में। कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में। तो m1 द्रव्यमान का वेग, कौन से कण की बात कर रहे हैं, प्रथम कण का वेग कौन सी दिशा में, प्रथम कण का वेग कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में कितना है, v1 cos θ1 कितना है, θ1 प्लस द्वितीय कण का वेग एक्स दिशा में, द्वितीय कण का वेग एक्स दिशा में कितना है, एक्स दिशा में कितना है, v2 cos θ2। हमारे पास 4 वेग है, हमारे पास कितने वेग आए, 4 वेग आए। एक तो क्या आ रहा है, v1 cos θ1 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, v2 cos θ2 आ रहा है, और एक आ रहा है v1 sin
थीटा वन आ रहा है और ये क्या आ रहा है v2 साइन थीटा टू आ रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि v1 cos थीटा वन क्या है यहाँ पर v1 cos थीटा वन क्या है, टक्कर के बाद, किसके बाद, टक्कर के बाद प्रथम कण का x दिशा में क्या वेग, टक्कर के बाद प्रथम कण का x दिशा में क्या है, x दिशा में वेग है। कौन से कण में वेग, कौन सा कण का वेग है, प्रथम कण का, कौन सी दिशा में, x दिशा में वेग है। और मैं आपसे पूछूं कि v2 cos थीटा टू क्या है, v2 cos थीटा टू क्या है, v2 cos थीटा टू क्या है, यहाँ पर टक्कर के बाद द्वितीय कण का, टक्कर के बाद द्वितीय कण का क्या है, x दिशा में क्या है वेग है, कौन सी दिशा में, x दिशा में क्या है वेग, x दिशा में। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना यहाँ पर हमने कौन सा वेग लिया है, कौन सा वेग लिया है, x दिशा में लिया है, कौन सा वेग ले रहे हैं, x दिशा में ले रहे हैं। और v1 sin थीटा वन क्या है, यहाँ पर v1 sin थीटा वन क्या है, टक्कर के बाद प्रथम कण का y दिशा में क्या वेग है, क्या है, y दिशा में क्या है, y दिशा में वेग है। टक्कर के बाद प्रथम कण का y दिशा वेग कितना है, v1 sin थीटा वन है। और v2 sin थीटा टू क्या है, यहाँ पर v2 sin थीटा टू है, टक्कर के बाद द्वितीय कण का y दिशा में क्या वेग, टक्कर के बाद द्वितीय कण का y दिशा में क्या वेग, y दिशा में क्या वेग। तो यहां पर ध्यान से देखना, v2 किस अवस्था में, m2 द्रव्यमान का कण किस अवस्था में आ रहा है, किस अवस्था में, जो m2 द्रव्यमान का जो कण है वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में। तो विराम अवस्था में आप सभी को पता है वेग कितना आता है, जीरो होता है, कितना होता है, जीरो होता है। तो m1 u1 वेक्टर बराबर m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos थीटा टू। समीकरण के आगे एक आगे, समीकरण के आगे एक आगे। अब हम किसकी बात करेंगे, y दिशा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, y दिशा। तो y दिशा में टक्कर से पहले जो एक कण है वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में। ध्यान से देखना, टक्कर से पहले हमारे पास दो कण है, एक तो m1 द्रव्यमान का कण है और एक है m2 द्रव्यमान का कण है। जो m1 द्रव्यमान का कण है वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में, और m1 द्रव्यमान का कण किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में। और कौन सी गति कर रहा है, एक विमीय गति कर रहा है, कौन सी गति कर रहा है, एक विमीय गति कर रहा है। तो एक विमीय गति कर रहा है तो कौन सी दिशा में कर रहा है, x दिशा में कर रहा है। तो y दिशा में इसका वेग कितना हो जाएगा, y दिशा में इसका वेग कितना हो जाएगा, क्योंकि ये y दिशा में गति नहीं कर रहा है तो y दिशा में वेग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना होगा, जीरो होगा। y दिशा में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमारे पास दो कण है, एक तो m1 द्रव्यमान का कण है, एक है m2 द्रव्यमान का कण है। टक्कर से पहले की घटना है, टक्कर से पहले की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास दो कण है, एक तो m1 द्रव्यमान का कण है और एक है m2 द्रव्यमान का कण है। जो m2 जो द्रव्यमान का जो कण है वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में। तो आप सभी को अच्छी तरह से अनुभव है, अगर कोई कण विराम अवस्था में है तो उसका वेग कितना होता है, जीरो होता है। और m1 द्रव्यमान का कण क्या है, गतिशील अवस्था में है, उसका वेग कितना है, u1 है। कितना है, u1 वेक्टर है, जो कौन सी दिशा में गति कर रहा है, x दिशा में, एक विमीय गति कर रहा है। और कौन सी दिशा में गति कर रहा है, x दिशा में गति कर रहा है। तो y दिशा में इसका वेग कितना होगा, जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि जो टक्कर से पहले जो m1 द्रव्यमान का जो कण है वो क्या कर रहा है, एक विमीय गति कर रहा है, केवल क्या कर रहा है, x दिशा में गति कर रहा है, y दिशा में क्या नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा, टक्कर से पहले कुल समय जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि दोनों कण क्या जो एक तो कण m2 द्रव्यमान का जो कण है वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में, तो उसका वेग क्या होगा, जीरो होगा। और m1 कण है उसका वेग है वो केवल किस दिशा में, x दिशा में। तो x दिशा में कितना u1 वेक्टर है और y दिशा में ये क्या नहीं कर रहा, गति नहीं कर रहा है। तो टोटल जो समय है वो कितना आएगा, जीरो आएगा। और ध्यान से देखना, y दिशा में m1 द्रव्यमान का, y दिशा में m1 द्रव्यमान का वेग कितना है, v1 कितना है, y दिशा में m1 कण का, कौन से कण का, m1 कण का। और ये कौन से कण का वेग है, m2 कण का, कौन से कण का वेग है, m2 कण का। अब ध्यान से देखना, वेग कितना है, v1 sin थीटा वन, कितना है, sin थीटा वन।
फिर प्लस प्लस m2 द्रव्यमान का कण कितना है, m2 द्रव्यमान का कण y दिशा में, y दिशा में कितना आ रहा है, कांस्टेंट v2 माइनस 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 v2 साइन थीटा 2 आ रहा है। यहाँ पर हमने माइनस क्यों लिया है, यहाँ पर हमने माइनस इसलिए लिया है, जो हमारे पास डायग्राम में ध्यान से देखना, डायग्राम में ये तो वेग है m1 द्रव्यमान का y दिशा में वेग है, m1 द्रव्यमान का कण का y दिशा में कितना है, v1 साइन थीटा 1 है, और ये क्या है, m2 द्रव्यमान का कण y दिशा में कितना आ रहा है, v2 साइन थीटा 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, ये दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों वेग क्या है एक दूसरे के विपरीत है, तो इसको समान दिशा बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, ए को क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो माइनस चिन्ह क्या बताता है, विपरीत दिशा को बताता है, किसको बता रहा है, यहाँ पर माइनस चिन्ह किसको बता रहा है, विपरीत दिशा को बता रहा है। किसके विपरीत दिशा को बता रहा है, m1 द्रव्यमान के कण के वेग के क्या है, विपरीत दिशा में m2 द्रव्यमान का कण का वेग y दिशा में, y दिशा में m1 द्रव्यमान का कण का वेग m2 द्रव्यमान के कण के वेग के क्या है, विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है, विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों वेग क्या है, एक ही दिशा में गतिशील है, दोनों वेग क्या है, एक ही दिशा में गतिशील है, एक ही क्या है, एक ही दिशा में, विपरीत दिशा में नहीं है, क्या नहीं है, विपरीत दिशा में नहीं है। तो m1 v1 साइन थीटा 1 बराबर m2 v2 साइन थीटा 2 आ रहा है। समीकरण नंबर क्या दे देना, 2 दे देना, समीकरण नंबर क्या आ गई, 2 आ गई हमारे पास। अब बी पॉइंट आपको लगाना है, कौन सा पॉइंट लगाना है, बी पॉइंट लगा के लिखना आपको गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से, 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 गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से। तो क्या कहती है गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम, टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा, टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, टक्कर के बाद की, टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा की क्या होती है, बराबर होती है। गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या, टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है, टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है, मतलब नियत होती है। तो टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा, यहाँ पर ध्यान से आपको ध्यान रखना है, जो गतिज ऊर्जा है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि को क्या नहीं करती, दिशा पर निर्भर नहीं करती है। तो m1 1/2 m1 u1 स्क्वायर क्या आ रहा है, u1 स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हट जाएगा, वेक्टर हट जाएगा। वेक्टर क्यों हटता है, अगर हम किसी अदिश राशि पर क्या लगा दें, अदिश राशि पर क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें, तो वो किसमें परिवर्तन हो जाता है। अगर हम सदिश राशि पर क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें, वर्ग कर दें। अगर हम क्या करें, कोई सदिश राशि है उस पर क्या करें, वर्ग करें, तो वो किस में चेंज हो जाती है, अदिश में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, अदिश में चेंज हो जाती है। प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 v2 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने कोस की फॉर्म में नहीं लिया है, कोस की फॉर्म में, कोस और साइन की फॉर्म में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया है,
क्योंकि जो गतिज ऊर्जा है वो क्या नहीं कर रही, दिशा पर निर्भर नहीं करती। इधर क्या आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, तो m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का क्या आ रहा है, स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर बराबर आ रहा है m1 v1 का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, प्लस m2 v2 का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। समीकरण क्या आ गए, समीकरण कितने आ गए, 3 आ गए। हमारे पास समीकरण कितने आ गए, 3 आ गए। और चर कितने हैं हमारे पास, ध्यान से देखना, हमारे पास चर कितने ज्ञात करने हैं, चर कितने ज्ञात करने हैं, हमारे पास 4 ज्ञात करने हैं। कितने ज्ञात करने हैं, हमारे पास 4 तो क्या है, चर है। कौन कौन से हैं, v1 v2 है, और तथा θ1 और क्या है, θ2। हमारे पास क्या है, 4 तो चर है। तो गणित के नियम के अनुसार चरों के मान की गणना करने के लिए, गणित के नियम के अनुसार चरों के मान की गणना करने के लिए कितनी समीकरण की आवश्यकता होती है, जितने चर विद्यमान होते हैं उतनी क्या होती है, समीकरण की आवश्यकता होती है। गणित के नियम के अनुसार, गणित के नियम के अनुसार चरों के मान की गणना करने के लिए, चरों के मान की गणना करने के लिए जितने चर विद्यमान होते हैं उतनी क्या होती है, समीकरण की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चर कितने हैं, 4 विद्यमान है, और समीकरण कितने आ रहे हैं, संरक्षण के नियम से, संरक्षण के नियम से समीकरण कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो गणितीय प्रक्रिया से क्या नहीं है, इन चरों के मान की गणना संभव नहीं है। गणितीय प्रक्रिया से क्या नहीं है, इन चरों के मान की क्या नहीं है, गणना संभव नहीं। तो इसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, सी निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ी। इन चरों की गणना करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, सी निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ी। सी निर्देश तंत्र का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान द्रव्यमान केंद्र। सी का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र। तो हमें द्रव्यमान केंद्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर में, कौन सी टक्कर में, द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर में प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में कितने आ रहे, चर कितने आ रहे, 4 चर आ रहे, और संरक्षण के नियम से कितनी समीकरण आ रही है, 3 आ रही। तो गणित के नियम के अनुसार, गणित के नियम के अनुसार चरों के मान की गणना करने के लिए, चरों के मान की गणना करने के लिए जितने चर विद्यमान होते हैं उतनी क्या होनी चाहिए, समीकरण होनी चाहिए, उतनी क्या होनी चाहिए, समीकरण विद्यमान होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास तो चर तो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, और समीकरण कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो गणितीय प्रक्रिया से इनका मान क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, सी निर्देश तंत्र की, मतलब द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। तो एक समीकरण 3 के बाद आपको थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है, हमें इसका क्या नहीं कर, थ्योरी का पार्ट लिखना है। समीकरण 3 के बाद आपको क्या लिखना है, थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में आपको क्या लिखना है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, ध्यान से देखना। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में गणित के नियम के अनुसार, गणित के नियम के अनुसार, गणित के नियम के अनुसार चरों का मान ज्ञात करने के लिए, चरों का मान ज्ञात करने के लिए जितने चर विद्यमान होते हैं, जितने चर विद्यमान होते हैं, जितने चर विद्यमान होते हैं उतने ही समीकरण की आवश्यकता होती है, उतनी समीकरण की आवश्यकता होती है, उतने समीकरण की
आवश्यकता होती है। लेकिन प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में गणित के नियम के अनुसार चरों के मान ज्ञात करने के लिए जितने चर विद्यमान होते हैं उतने क्या होनी चाहिए, समीकरण की आवश्यकता होती है। दिए में 50% में, दिए में 50, दिए में 50 टक्कर के गणितीय विश्लेषण, टक्कर के गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण में अज्ञात चर कितने आ रहे हैं, अज्ञात चर 4 प्राप्त होते हैं। 4 क्या होते हैं, अज्ञात चर प्राप्त होते हैं। लेकिन संरक्षण के नियम से, किसके नियम से, संरक्षण के नियम से 3 समीकरण प्राप्त होती है। 3 समीकरण क्या होती है, प्राप्त होती है। 3 समीकरण प्राप्त होती है। इसलिए अज्ञात चरों का मान, गणितीय प्रक्रिया से संभव नहीं है। गणितीय प्रक्रिया से क्या नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए अज्ञात चरों का मान गणितीय प्रक्रिया से क्या नहीं है, संभव नहीं है ज्ञात करना क्या नहीं है, संभव नहीं है। इसी कारण सी निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ी। हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, सी निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ी। इसी कारण हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, सी निर्देश तंत्र की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। अगली वाली टॉपिक हम लगाएंगे, अगली वाली क्लास में लगाएंगे। आगे आपको हेडिंग लगानी है इसी टॉपिक में आपको अगली वाली हेडिंग लगानी है सी निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र, सी निर्देश तंत्र। आपको हेडिंग लगानी, इसके बाद आपको हेडिंग लगानी है सी निर्देश, सी निर्देश तंत्र। सी निर्देश तंत्र, सी का मतलब द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। ये टॉपिक हम क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे।